हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ SCMPE क्वेश्चन पेपर जुलाई 2021। तो इसके पूरे सॉल्यूशंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। So we are starting with question number 1. So you can see that question 1 is based on case study and case study is on a business excellence model. तो लेके स्टार्ट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है व्हाट इज दिस अवर आइडिया ऑफ दिस केस स्टडी। सेकंड दे आर आस्किंग मीनिंग ऑफ दिस केस स्टडी। तो लेके से नंबर 1 पार्ट। सो मिस्टर सर्व हैज इंटेंडेड टू कन्वे to appraise the CEO of PAL. PAL is a name of company. That business excellence model is an overreaching framework for managing and aligning the multiple organizational initiatives. So they are asking that what Mr. Sarva जो है, he is chairman, wants to ask. So it means he wants to convey to the CEO that business excellence model is an overreaching framework for managing and aligning the multiple organizational initiatives. And why? They are also asking why. Because the business excellence model will have a sustained success for an indefinite future. तो ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड ईयर आस्किंग की मीनिंग क्या है, तो यू कैन इजीली राइट डाउन। थ्योरेटिकल है। बिजनेस एक्सीलेंस एक ये फिलोसफी को डेवलप क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ऑब्जेक्टिव है इसका मेन टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू रिड्यूस वेस्ट एंड टू अचीव लीडरशिप, कस्टमर फोकस एंड एम्प्लॉई लॉयल्टी। The number C part they are asking in this case study. So if you happen to be group chairman, then you have to evaluate 4 principles आपको mention किए हैं। तो उसके बेस पर आप relevance of business excellence model को evaluate कीजिए। Let us see this one also. So again we have C part. So in this they are asking so evaluate group's philosophy of business around so above mentioned 4 principles and what is relevance of business excellence with respect to these 4 principles. So let us see this one. रेलिवेंस ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल को ग्रुप से फिलोसफी विद रिस्पेक्ट टू 4 प्रिंसिपल। तो 4 प्रिंसिपल्स आपको दिए हैं सस्टेनेबिलिटी। फॉर दिस पर्पज कंपनी इज डूइंग इनोवेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग ए 1 मिनट स्पोर्ट अप्रूवल फॉर लोन। सेकंड, प्रोएक्टिव बिजनेस मॉडल। इट मीन्स कंपनी हैज मेक इन्वेस्टमेंट इन न्यूअर एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ओवर द लास्ट 5 years. Satisfied staff, so there is a strong leadership, effective communication and creative culture in the organization to build good relations with employees. Fourth, continuous improvement, so company entering into different partnerships to create a benchmark in innovation. तो उनको आप और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वेश्चन के बेस पे। कैन वी हैव नंबर जी पार्ट यूर आस्किंग लिस्ट द टूल्स अवेलेबल फॉर पाल फाइनेंस लिमिटेड टू अचीव एंड सस्टेन एक्सीलेंस। इसमें आपको बताने हैं बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के टूल्स कौन कौन से हैं। तो प्रैक्टिकल जैसे ये डी पार्ट टूल्स हैं आपके EFQM मॉडल हैं, बालगरिज क्राइटेरिया हैं, सिंगापुर बिजनेस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क है, जापान क्वालिटी अवार्ड मॉडल हैं एंड ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क। ये सारे टूल्स हैं बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के। So next we have E part. So in this case they are asking to achieve business excellence apply the fundamentals of EFQM model in the context of PAL. जो EFQM मॉडल है आपका तो वो आपने एक्सप्लेन करना है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो लेके सी एप्लीकेबिलिटी ऑफ EFQM मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ PAL। तो इस मॉडल में हम बहुत से फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करते हैं फॉर बिजनेस एक्सीलेंस। फॉर एग्जांपल नंबर 1 एडिंग वैल्यू टू कस्टमर्स। सो द फोकस ऑफ दिस कंपनी इज ऑन मोर सेटिस्फाइड कस्टमर, क्विक सर्विस टू कस्टमर। रिसेंटली कंपनी लॉन्च द 1 मिनट स्पोर्ट अप्रूवल फॉर लोन एंड न्यू लोन्स हैव इंक्रीज्ड बाय 17% टू 20 crores। दिस यू कैन स्पेसिफाई फॉर दिस पर्पज। सेकंड है सस्टेनेबल फ्यूचर होना चाहिए। सो हाउ वी कैन से इन दिस केस कस्टमर फ्रेंचाइज हैज ग्रोन बाय 24% टू 30 crores। So further assets under management have grown by 27% to rupees 1,000 crores.
So it means these factors have helped in sustainable future. Number 32, organizational capability. So company has made investment in a newer technology to give richer customer experience with more choices, which will sustain in the future and which will also provide you capability to the organization. Fourthly, creativity and innovation. So company has created a benchmark in innovation and by increase in interest income by 42% to rupees 160 crores and increase in total income also by 43% to rupees 250 crores. So fifth point EFQM model covers how company manages with agility. So in this case, you have seen that the company has responded to opportunities and threats quickly, so which has resulted into increased total operating cost by 35% to rupees 50 crores. So sixth is success through talent of people. So company has done so much work in terms of teamwork, reward and recognition programs, talent network. So that profit has grown by 32% to rupees 55 crores. Then we have satisfied shareholders. So performance of company good in terms of profits and good return is provided by company so that shareholders are satisfied. So number F point they are asking what is the criteria of the model comprised of enablers and results. So we have to explain what we meant by enablers and results. Let us say its definition F point. Enablers are what an organization does. It means to achieve its objectives. And the results are what an organization achieves, which is a result means outcome. So major enablers are leadership, strategy, people, partnerships, and projects. And major results are customer loyalty, employee turnover, high or low. Corporate social responsibility means spending by company towards social responsibility. Business results such as earning per share, return on investment, and return on equity. So this was simple case study. If you have done a theoretical portion, you can easily attempt this question. Next, we have question number second. So this question is based on target costing with use of activity based costing. उसमें देखिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है कॉस्ट रेट्स, फिर हमें कैलकुलेट करनी है फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई, फिर आपको कैलकुलेट करनी है टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, फिर उसको आपने कंपेयर करना है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू डिज़ाइन विद एक्स टारगेट कॉस्ट. फिर इसमें दो पार्ट्स हैं, इसमें थर्ड एंड फोर्थ किसी और थ्योरी बेस्ड. तो लेके से फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ड्राइवर रेट्स. इसमें हमारे पास दो एक्टिविटीज़ आपको दे रखी हैं. एक तो मशीन की सेटअप एक्टिविटी है. सो लेट अस राइट फर्स्ट कॉलम फॉर एक्टिविटी एंड व्हाट इज इट्स कॉस्ट ड्राइवर. देन व्हाट आर ओवरहेड्स रुपीज़ में आ जाएंगे. देन व्हाट आर यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर. यूनिट्स आपके हैं आवर्स में. लाइक सेटअप, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी सेटअप, सेकंड एक्टिविटी है हमारी टेस्टिंग. तो कॉस्ट ड्राइवर के यूनिट्स हैं, सेटअप के आवर्स हैं और टेस्टिंग के आवर्स हैं. फिर आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा. तो दिस विल बी इन रुपीज पर आवर. सो लेट अस सी वन बाय वन. तो सबसे पहले आपके पास है तो सेटअप एक्टिविटी है, कॉस्ट ड्राइवर है, सेटअप आवर्स. टेस्टिंग की कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, टेस्टिंग आवर्स. ओवरऑल देखो आपको दे रखे हैं 5,16,000 एंड 29,10,000. तो उसके सेटअप के हमने टोटल आवर्स कैलकुलेट किए हैं, दिस इज बिकमिंग 8600. और टेस्टिंग के आवर्स बन रहे हैं आपके टोटल 9,70,000. तो इसको डिवाइड कर रखे हैं. आपका कॉस्ट ड्राइवर का रेट आ रहा है 60 रुपये एंड 3 रुपीज़. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं फुल कॉस्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स. तो डिटर्मिनेशन ऑफ फुल कॉस्ट, उसमें हमारे पास है दो प्रोडक्ट्स.
तो किसी जो फर्स्ट पार्ट वी आर डूइंग, प्रोडक्ट्स के नेम्स हैं एक्स एंड वाई। तो क्या क्या आपका चल रहा है रुपीज़ में। सबसे पहले देखो आपको डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट ये रखनी है। नंबर 1 इज अवर मटेरियल, सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर आपको मेंशन किए हैं इसमें मशीनिंग कॉस्ट, डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट। ये हमें ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में टोटल। तो दिस वन इज अवर 50,40,000 and this is 42 lakhs. Then the labor cost is 18 lakh and this one is 14 lakh. Machining cost is given 9 lakh and 7,50,000. अब आप कैलकुलेट कीजिए इनडायरेक्ट कॉस्ट से। तो उसमें पहले सेटअप की कॉस्ट आ जाएगी, उसका रेट आ गया आपके पास एट द रेट ऑफ ₹60। देन टेस्टिंग एट द रेट ऑफ ₹3। तो सेटअप के देखो इसके टोटल आवर्स आपको दिए हैं, तो किसी ओवर 4,000 टोटल बन जाएगी 240 एंड किसी जो 276,000। टेस्टिंग की कॉस्ट बन रही है अब आपके 14,40,000 एंड जिसमें जो 14,70,000। फिर आपको दिया है नंबर 3 एक्टिविटी है इंजीनियरिंग, उसकी कॉस्ट आपको ऑलरेडी दे रखी है डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। तो दिस वन इज 960 एंड फॉर सेकंड प्रोडक्ट इट इज 13,80,000। तो उसको ऐड कर रखे हैं, दिस विल बी टोटल कॉस्ट। So total cost is over 103,80,000 and for second project 94,76,000। फिर आपको देखो यूनिट्स ये रखे हैं दोनों के। यूनिट्स ऑफ एक्स इज 1,20,000 एंड ऑफ वाई इट इज 70,000 यूनिट्स। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट। So our projects are X and Y. So what is our full cost per unit? So total cost को आप यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। So this total cost is coming 86 rupees 50 पैसा and for this project it is 135, so 0.37. Selling price is already given, selling price per unit. This is 103.80 and 150 रुपीज़। बैलेंस आपका प्रॉफिट आ जाएगा पर यूनिट। प्रॉफिट हम मार्कअप भी कहते हैं, बट इज मार्कअप। दिस प्रॉफिट इज 17.30 एंड दिस इज 14.63। फिर आपको कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ मार्कअप ऑन कॉस्ट। ये हमें कैलकुलेट करनी है कॉस्ट के ऊपर। तो प्रॉफिट इज 17.30, कॉस्ट इज 86.5 into 100। So this percentage is coming to 20%. Similarly, this one 14.63, total cost is 135.37 times 100. So this markup is 10.8074%. तो सेकंड फिर आपको कैलकुलेट करनी है टारगेट कॉस्ट। मीन्स कंपनी ने एक नया डिज़ाइन लॉन्च किया है सिमिलर टू प्रोडक्ट एक्स, उसकी टारगेट कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसका आपको टारगेट सेलिंग प्राइस दिया है, दिस यू कैन सी टारगेट सेल प्राइस ये गिवन टू अस, दिस इज ₹90। और इसमें भी मार्कअप आपका सेम होना चाहिए जो पहले आपको एक्स में मिल रहा है। देखिए 20% कम कॉस्ट वो लेस कर लीजिए आप, लेस मार्कअप। देखिए एट द रेट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, और ये आपका सेल प्राइस है। इफ़ कॉस्ट इज 100, मार्कअप इज 20, सेल प्राइस इज 120, इट मीन्स मार्कअप आ जाएगा आपका 20/120 into 90।
तो दिस इज 15, तो लेस करके आपकी आ जाएगी टारगेट कॉस्ट, जिस कमिंग को भी 75 रुपीज़ पर यूनिट। अब आपको कैलकुलेट करनी है वट इज अवर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू डिज़ाइन। उसमें कुछ हमारी चेंजेस आ रही हैं कॉस्ट्स में, और जो चेंजेस हमें दी हैं जिस इज गिवन विच रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एक्स, तो पहले कैलकुलेट करके हैं एक्स की पर यूनिट कॉस्ट। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वट इज अवर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू डिज़ाइन। इसलिए दो कॉलम बनाते हैं, पहले हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ न्यू डिज़ाइन। तो सबसे पहले आप देखिए डायरेक्ट आपकी मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि मशीन कॉस्ट। तो पर यूनिट इसका यूनिट दिए थे आपको 1,20,000, तो सभी को हमने डिवाइड किया 120 से, जिसे बिल कमिंग 42 रुपीज़, देन इट इज 15 रुपीज़ एंड देन इट इज 7.50। फिर आपके पास है इनडायरेक्ट में मशीन की सेटअप कॉस्ट है, आपकी टेस्टिंग कॉस्ट है आपके पास, एंड इंजीनियरिंग। तो सेटअप कॉस्ट आपको दी है 2 रुपीज़ पर यूनिट, यानी कि टेस्टिंग कॉस्ट की कमिंग 12 रुपीज़ पर यूनिट। तो अभी हमने जो टोटल कॉस्ट निकाली थी एक्स से, उन सबको 1,20,000 यूनिट से डिवाइड कर लीजिए, ये पर यूनिट बन जाएगी, जिस इज 8 रुपीज़। तो दिस इज अवर टोटल कॉस्ट। अब आपने देखो चेंजेस करनी है कुछ। अब इसमें जो न्यू डिज़ाइन है उसमें मटीरियल की कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो गई है बाय 4 रुपीज़, इतने से न्यू कॉस्ट आ जाएगी आपकी 38 रुपीज़। लेबर की कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो गई है बाय 3 रुपीज़, सो दिस विल बिकम 12 रुपीज़। मशीन में आपको मेंशन किया है, तो मशीन के केस में आपका टाइम रिड्यूस हो रहा है, बट आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो सेम रहेगी उसमें, तो इसमें मशीन कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आपको सेटअप की कॉस्ट देखो कैलकुलेट करनी है फॉर न्यू प्रोडक्ट के लिए, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका पहले देखो आपके 40 आवर्स लग रहे थे, सेटअप में अब लगेंगे 38 आवर्स, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 38 इंटू रेट है 60 डिवाइडेड बाई यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं एक बैग में 1200। सो दिस विल बी अवर न्यू सेटअप कॉस्ट 1 रुपी 90 पैसा। इसी तरीके से टेस्टिंग टाइम भी हमारा रिड्यूस हो रहा है। तो उसमें अब आपके पहले 4 आवर्स लग रहे थे, अब आपको लगेंगे 3 आवर्स, इट मीन्स रेट बन जाएगा आपका 3 इंटू 3 रुपीज़, सो दैट विल बी 9 रुपीज़। और इंजीनियरिंग कॉस्ट आपकी सेम रहेगी 1 रुपीज़। सो दिस विल बी अवर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ न्यू डिज़ाइन इन रुपीज़। तो दिस कॉस्ट इज कमिंग 76.40 रुपीज़। अब चेक कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए आप जो हमारी टारगेट कॉस्ट है उसके कंपैरेटिवली हमारी ये ज़्यादा आ रही है। इट मीन्स हमारा डिसीजन है सिंस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 76.40 इज ग्रेटर देन टारगेट कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 75, सो इट विल बी रिजेक्टेड। तो आपकी जो प्रपोजल है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स अब हमें कुछ और मेथड्स फाइंड आउट करने चाहिए टू रिड्यूस अवर एक्चुअल कॉस्ट, सो दैट वी कैन मीट अवर टारगेट कॉस्ट ऑफ ₹75। तो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट में इन्होंने पूछा है, थ्योरेटिकल के बेस पर है ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट इसी थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है आपसे डिस्कस 4 पॉसिबल मैनेजमेंट एक्शंस टू रिड्यूस अवर कॉस्ट फॉर दिस न्यू डिज़ाइन। तो इसका ये आंसर बन जाएगा आपके। सो यू कैन स्पेसिफाई 4 मैनेजमेंट एक्शंस विल इंक्लूड नंबर 1 वैल्यू इंजीनियरिंग एंड वैल्यू एनालिसिस टू रिड्यूस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सेकंड एक्शन इज टाइम एंड मोशन स्टडी कैन बी कंडक्टेड टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट। थर्ड एक्शन इज कंपनी कैन एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट्स। फोर्थ एक्शन कैन बी एक्सप्लोर कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स। So all these actions will help to reduce our cost so that the actual cost is
approximately equal to target cost or is less than target cost. The next they are asking fourth part, what is your most suitable action for adoption of target costing? Let us see this one. Next we have a fourth part. In this they are asking discuss the most suitable situations for adoption of target costing. This is also theoretical based 4 marks है. इसमें हम मेंशन कर सकते हैं that most suitable situation for adoption of target costing include the following. Number 1, in case of manufacturing product where substantial cost is blocked in design phase. जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें सब्सटेंशियल कॉस्ट हमारी होती है डिजाइनिंग में. इन केस ऑफ असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्री वी कैन अप्लाई टारगेट कॉस्टिंग. थर्ड इज फर्म्स हैविंग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन्स. फोर्थ इज प्रोडक्ट्स हैविंग शॉर्ट लाइफ साइकिल्स जनरली लेस दैन 8 years. फिफ्थ इज फर्म्स यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ फैक्ट्री और ऑफिस ऑटोमेशन और कंप्यूटर एडेड डिजाइन. सिक्स्थ इज फर्म्स यूजिंग JIT और वैल्यू इंजीनियरिंग. तो दिस इज अबाउट 4 marks. तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 3. तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट. तो इन दिस केस आपको क्वेश्चन मेंशन किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इनकम and residual income for each division and explain the validity of the claim made by manager of animal feeds division. Animal feeds division manager is saying that this division is best. तो कैलकुलेट करके हैं ROI डिवीजन की और रेजिडुअल इनकम. किसी अवर फर्स्ट पार्ट. तो आप इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए. इसमें आपके डिवीजन्स आ जाएंगे. तो इसमें आपको 3 डिवीजन्स दे रखे हैं. तो अमाउंट्स हम ले रहे हैं रुपीज़ में. डिवीजन्स हैं आपके नंबर 1 गैरी यानी कि कवर सो एनिमल फीड एंड नंबर 3 ये क्रॉप प्रोटेक्शन. तो इसमें सबसे पहले जो कैलकुलेट करके हैं बाकी जो कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ डिवीजन आपको EBIT दे रखा है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज. तो EBIT में अब आप ऐड बैक कर लीजिए एंड दिस इज आफ्टर हेड ऑफिस एक्सपेंसेज एट हेड ऑफिस एक्सपेंसेज. तो दिस इज एट द रेट ऑफ 2% ऑफ रेवेन्यू. ये एक्सपेंसेज आपके ऑलरेडी लेस हो चुके हैं बट दीज एक्सपेंसेज आर नॉट कंट्रोलेबल बाय डिवीजन. तो हम इसको माइनस नहीं करेंगे. तो देयरफॉर दीज आर एडेड बैक. So you can say profit of dairy division is 60,10,000. 2% of head office expenses 13,60,000. Similarly, animal feed division 63,77,500. 2% is 21,25,000. Then 57,66,000. 2% is 12 lakhs. So balance is our divisional controllable profit. ये डिवीजन का कंट्रोलेबल प्रॉफिट आ जाएगा. तो अब देखिए आपको टैक्स वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया है. तो इट मीन्स ओनली दिस प्रॉफिट विल बी कंसीडर्ड. तो किसी कमिंग 73,70,000 85,02 500 69,66,000. अब आपको कैलकुलेट करना है बट कैपिटल एम्प्लॉयड इन ईच डिवीजन. इसमें हम 2 चीज़ें लेंगे नेट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्लस नेट करंट एसेट्स मीन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. ये बन गया आपके फिक्स्ड एसेट्स. तो जिस वैल्यू का हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन ईच डिवीजन उसकी जो वैल्यू आ रही है जैसे 670 लाख जिसे जो 895 लैक्स जिसे जो 322 लाख 50,000. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी जो ROI. तो ROI का फार्मूला है प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय कैपिटल. कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट इन ईच डिवीजन इन 200.
तो इस प्रॉफिट को डिवाइड कीजिए कैपिटल से इंटू 100, सो दिस इज ROI 11%, यानी कि 9.5%, एंड देन इट इज 21.6%। फिर आपको कैलकुलेट करनी है रेजिडुअल इनकम, तो इसका फार्मूला होता है व्हिच इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट, और उसमें से आप माइनस कर लीजिए जो हमारा कैपिटल है उसके ऊपर आपको मिनिमम रिटर्न कितनी मिलनी चाहिए, वो आपको दी है 9%, जिसे 400 का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कितनी कॉस्ट है विच इज एट द रेट ऑफ 9%। सो डिविजनल कंट्रोलेबल प्रॉफिट वी ऑलरेडी हैव 73,70,000, सो 85 0 to 500 69 66,000, इनमें से आप माइनस कर लीजिए इस कैपिटल के ऊपर 9%, 60,30,000, बैलेंस इज अवर रेजिडुअल इनकम, ये आपकी रेजिडुअल इनकम आ जाएगी, जिसको RI भी हम डिनोट करते हैं, जिसे 13,40,000। सेकंड केस में आपकी आ रही है 80,55,000, so residual income, so we are getting 447,500। थर्ड केस में 29,02,500, so residual income is coming 40,63,500। so the annual division it is saying this is the best, but our conclusion is return is also higher in case of crop protection, residual income is also higher, so this is the best division। It means opinion of divisional manager of this animal feed division is not correct, so this is not correct or not acceptable। तो इसी क्वेश्चन में फिर आपका एक सेकंड पार्ट है इन विच दे आर आस्किंग, तो अब आप कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं इन डायरी डिवीजन में, तो उसके बेस पर आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट विल बी न्यू रिटर्न एंड रेजिडुअल इनकम। तो लेट अस सी दैट वन। सो देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड पार्ट। तो उस केस में देखिए आपको मेंशन किया है डायरी डिवीजन में हम एक एक्सपेंशन कर रहे हैं और एक्सपेंशन के बाद आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स में इंक्रीज हो रही है और आपको कैलकुलेट करना है रिवाइज्ड ROI एंड रेजिडुअल इनकम। तो लेट अस सी ROI and residual income RI of dairy division, and this one is after expansion, जैसे ये डेयरी डिवीजन अमाउंट्स हैं आपके रुपीज़ में। तो पहले देखते हैं कि आपका कितना कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंशन किया है प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ दिस डिवीजन, सो प्रेजेंट कैपिटल इज 670 lakhs। फिर आप ऐड कर लीजिए अब इसमें व्हाट इज नेट बुक वैल्यू ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो आपने एक नई प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर की है, पर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है, तो उसकी नेट वैल्यू आ जाएगी 175 लाख, और डेप्रिसिएशन है आपकी एट द रेट ऑफ 15%। सो दिस वैल्यू इज 148,75,000। सो दिस विल बी अवर न्यू कैपिटल। और कुछ आपकी इंक्रीज हो रही हैं करंट एसेट्स से, ऐड कर लीजिए आप इंक्रीज इन नेट करंट एसेट्स। तो ये आपको मेंशन किए हैं 25 लाख। इंक्रीज इन करंट नेट करंट एसेट्स ये हम ऐड कर रहे हैं 25 लाख। नाउ वी गेट टोटल न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज 843,75,000। and we have to calculate what is new profit. So first of all let us say what is our present profit of this division. So this is given to be 73,70,000. So now you add what will be profit from expansion. So you will get a contribution
तो उसमें से आप माइनस कीजिए एडिशनल फिक्स कॉस्ट और माइनस कीजिए आप एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन दिस न्यू प्लांट एंड मशीनरी. So contribution is 95 lakh. Our fixed cost is 850. So depreciation we will get to 26 lakh 25,000. So balance will be our new profit. This is 133 lakh 95,000. And now we can calculate what is new ROI. Return on investment. This profit 133. So 95,000 divided by new capital 843. 75,000 times 100. So this is coming 15.876%. Similarly, we can calculate a new residual income. So for residual income, you calculate what is our profit 133.95, and from this we have to subtract cost of capital at the rate of 9% on new capital. So new capital आपने कैलकुलेट किया है, जिसे जो 843 75,000 into 9%. So this is 75 lakh 93,750. Balance is your residual income. So this one is coming to 5801 250. तो उसमें देखेंगे आप आफ्टर एक्सपेंशन ROI एंड रेजिडुअल इनकम बोथ हैव इम्प्रूव्ड. So therefore expansion will be accepted. तो रीजन है दोनों ही ROI और रेजिडुअल इनकम आपकी इंक्रीज हो गई है. Then we have C part, they are asking we have to prove that ROI improves with the age of asset. तो जैसे जैसे एसेट आपकी पुरानी होती है इट मीन्स आपकी जो ROI इम्प्रूव होती है. एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन हाउ दिस हैपन्स यूजिंग प्रपोजल ऑफ गैरी डिवीजन. तो ये आपने एक्सप्लेन करना है जो गैरी डिवीजन की प्रपोजल है. तो उसका एक कैलकुलेशन देखते हैं. देन वी हैव सी पॉइंट, इसमें आपको वेरीफाई करना है ROI इम्प्रूव विद एज ऑफ एसेट एंड विद द हेल्प ऑफ प्रपोजल ऑफ गैरी डिवीजन. तो लेके सी पार्ट. तो आपको लेना है जो एक्सपेंशन हो रही है गैरी डिवीजन की, उसके एग्जाम्पल के बेस पर आपको एक्सप्लेन करना है एक्सपेंशन ऑफ गैरी डिवीजन. ROI इम्प्रूव विद एज ऑफ एसेट. इनमें जब एसेट आपकी पुरानी हो जाती है, जैसे फर्स्ट ईयर है, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, तो वेरीफाई करते हैं इसको. आपका फर्स्ट ईयर है यानी कि सेकंड ईयर, तो आपने अभी एक्सपेंशन के लिए एक नई इन्वेस्टमेंट की है. इन्वेस्टमेंट देना न्यू प्लांट एंड मशीनरी. उसकी वैल्यू आपको दिया है 175 लाख. ये हमारी कॉस्ट प्राइस है एट कॉस्ट. तो सेकंड ईयर में भी कॉस्ट आपकी सेम है 175 लाख. लेस इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट. इट मीन्स SLM मेथड अप्लाई हो जाएगा आपको. उसके बेस पर देखो डेप्रिसिएशन आ रही है आपकी 26 लाख 25,000. ये एक साल की होगी, अगले साल इसमें 2 साल की डेप्रिसिएशन हो जाएगी 52 लाख 50,000. ये आपकी आ जाएगी WDV एट एंड ऑफ ईयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. तो किसी 148 लाख 75,000 एंड 122 लाख 50,000. फिर कैपिटल में अब एक्सपेंशन के लिए हम अपनी करंट एसेट्स में भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो आप ऐड कर लीजिए. प्लस नेट इंक्रीज इन नेट करंट एसेट्स. तो हम एग्जम्पशन ले लेते हैं. ये दोनों सालों में सपोज कर लीजिए सेम आपका इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स में. तो किसी जो 25 लाख. तो इस तरीके से ये आपका टोटल कैपिटल आ जाएगा. कैपिटल एट एंड ऑफ ईच ईयर. तो 173 75 एंड 147 लाख 50,000.
अब हम देखिए एक्सपेंशन करने से कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपेंशन। दैट विल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये आपको यही रखा है क्वेश्चन में, कंट्रीब्यूशन का 95 लाख और फिक्स कॉस्ट है आपकी 1,50,000, डेप्रिसिएशन हमने 4 की 1 साल की 2625, तो उससे आपका प्रॉफिट आ जाएगा 60,25,000। ये आपका सेम ही रहेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन आपकी सेम है। अब आप कैलकुलेट कीजिए ROI। तो ROI will be this profit 6025, so divided by our 173.75, this is coming 34.68%. Similarly next year 6025 divided by 147.50 into 100, this is जो 40.85%। तो आप देखेंगे ऐसे कि जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही है उसका इफेक्ट क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होने से हमारी कैपिटल एम्प्लॉय की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो डिनोमिनेटर रिड्यूस हो रहा है तो हमारी ROI जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, प्रोवाइडेड प्रॉफिट आपका कॉन्स्टेंट है। तो ये इसका रीजन है। सो देन वी हैव नंबर D पार्ट, ये थ्योरेटिकल है, लेट अस सी दिस वन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन थर्ड D पार्ट। So in this case, they are asking, in addition to financial performance measures, the management of when wishes to apply non-financial performance indicators (NPFI). So for 3 functions: management of human resources, product and service quality, and brand awareness and company profile. So explain the scope of non-financial performance indicators with regard to these 3 functions. So let us see this one. So what is the scope of non-financial performance indicators for 3 functions? फर्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो उसमें हम मेंशन करके हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मीन एम्प्लॉइज और पीपल। इफ पीपल परफॉर्म वेल, ऑर्गेनाइजेशन आल्सो परफॉर्म्स वेल। देयरफॉर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मस्ट इंक्लूड स्टाफ टर्नओवर, एब्सेंटिज्म, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, सो दीज आर पार्ट ऑफ NFPI। Second function is product and service quality. Quality makes the business distinct from others. So quality means good reputation, good customer relations. It means for in this case we should consider value created by quality, what is the competition in the market, and what innovations we are doing to improve our quality. So third is brand awareness and company profile. Brand value depends on customers' awareness and loyalty. If customers are loyal to our business, our brand value will improve. So we must consider consumer behavior, quality of products, patents, trademarks, etc., which are beneficial for customers. So this was theory-based question of 4 marks. So next we have question number 4. Next we have question number 4, A part. So this question is based on an insurance company, and this is based on theoretical type. लेट अस सी वन बाय वन। तो फर्स्ट इसमें 2 ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए तो मैंने आंसर मेंशन कर दिया है। तो कंपनी इसमें जैसे सरचार्ज लगा रही है जब आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं या क्वार्टरली या एनुअली, गेटिंग ऑफ ₹50 पर पेमेंट है। तो वेदर की जस्टिफाइड बाई कंपनी और नॉट, तो उसका आंसर देना है आपने। द कॉस्ट ऑफ सरचार्ज ऑफ ₹600 इन केस ऑफ मंथली पेमेंट। देखिए मंथली पेमेंट करेंगे तो आपको पर पेमेंट ₹50 सरचार्ज पड़ेगा, टोटल 12 मंथ्स में ₹600 की कॉस्ट पड़ेगी। इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू ₹50 इन केस ऑफ एनुअल पेमेंट। तो देखिए आप एनुअल प्रीमियम पे करते हैं, देन कॉस्ट इज ओनली ₹50, सो दिस इट मीन्स इट इज़ वेरी हाई सरचार्ज, सो विच इज अनजस्टिफाइड। तो हमारा रीजन हो सकता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉलिसी होल्डर है इट इज अनजस्टिफाइड, एंड फर्दर द कॉस्ट ऑफ सरचार्ज विल रिड्यूस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। तो उससे जो इन्वेस्टर को रिटर्न मिलती है पॉलिसी के ऊपर वो भी उसकी रिड्यूस हो जाएगी। वैसे सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में आपको मेंशन किया है यदि आप ECS फैसिलिटी लेते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव दे रही है कंपनी, लेकिन कि जस्टिफाइड और नॉट। लेकिन सी सेकंड ऑप्शन में द इंसेंटिव ऑफ 0.75% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट और ₹300 विच एवर इज लोअर, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा 0.75% या फिर ₹300, दोनों से जो भी लोअर होगा। या पर पेमेंट इज जस्टिफाइड है इफ़ कस्टमर ऑप्ट्स फॉर ECS फैसिलिटी, ये जस्टिफाइड है
क्योंकि इससे कस्टमर को एक इंसेंटिव मिलेगा कि उसने पेमेंट करनी है ECS के थ्रू, जो टाइमली पेमेंट हो रही है। तो why is it justified? Because the customer will avail facility to get discount or incentive, we can say, and insurance company will also get payment in time. तो इससे इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भी टाइम पे मिल जाएगा, कस्टमर को भी बेनिफिट होगा। तो दिस वन इज जस्टिफाइड। तो जैसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में एक दूसरी ऑप्शन है, लेके सी ये हमारी बेस है वैल्यू चेन के बेस पे। तो लेके सी दिस क्वेश्चन ये भी थ्योरेटिकल टाइप है और कुछ प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट लेके सी क्वेश्चन 4 के ए पार्ट में एक सेकंड ऑप्शन भी ली है और के बेस पर। तो जिस क्वेश्चन की बेस्ड ऑन वैल्यू चेन, तो इसमें आपको एक को वैल्यू चेन डिफाइन करना है, एक आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ ली हैं और वो किस वैल्यू चेन में फॉल करती हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो लेके सी जिसमें तो पहले देखें वैल्यू चेन का मीनिंग क्या है। द आइडिया वैल्यू चेन वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय माइकल पोर्टर इन 1985। तो माइकल पोर्टर ने ये वैल्यू चेन का एनालिसिस जो था इंट्रोड्यूस किया था 85 में। एंड वैल्यू चेन ये प्रोसेस ये एक प्रोसेस है बाय विच अ फर्म आइडेंटिफाइज एंड एनालाइजेज वेरियस एक्टिविटीज़ दैट ऐड वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट। तो उस एक्टिविटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं जिससे वैल्यू ऐड होती है प्रोडक्ट में, एंड एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज से। जो हमारी वैल्यू को मतलब ऐड नहीं कर रहे हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं। तो वैल्यू चेन हेल्प से फर्म को ऑब्टेन कॉस्ट लीडरशिप। तो उसका बेनिफिट है कि कंपनी को मिलती है कॉस्ट लीडरशिप एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो सेकंड इसी पार्ट में देखो उन्होंने पूछा है कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी हैं ABCD, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे एक्टिविटी ए है और ये लॉ फर्म है, डीलिंग विद क्लेम्स ऑफ नेग्लिजेंस बाय कस्टमर। सेकंड एक्टिविटी है सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम दैट एंश्योर ईच केस इंडिपेंडेंटली। थर्ड इज अटेंडिंग कोर्ट केसेज। डी इज रिसीविंग स्ट्रॉन्ग डाटा फ्रॉम क्लाइंट मीटिंग्स। तो आपको देखना है कि ये किस एक्टिविटी में फॉल करके है वैल्यू चेन की। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो है ये हमारी है सेकंड विच इज रिलेटेड विद सर्विस। और जो बी एक्टिविटी है जिसे जबर थर्ड वैल्यू चेन क्लासिफिकेशन है विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जो सी एक्टिविटी अटेंडिंग कोर्ट केसेज जिसे जबर ऑपरेशन फोर्थ आइटम। देन नंबर बी डीलिंग विद क्लाइंट्स जिसे जबर रिसीविंग स्ट्रॉन्ग डाटा फ्रॉम क्लाइंट मीटिंग नंबर डी। तो जिसे जबर फर्स्ट एक्टिविटी विच इज इन बाउंड लॉजिस्टिक्स। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी क्वाइट ईजी। तो आप इसमें जैसे 5 मार्क्स हैं तो 5 मार्क्स से फुल सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 टू बी पार्ट। तो ये भी हमारा क्रिटिकल है एंड इट इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। लेट अस सी दिस वन। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 टू बी पार्ट। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें देखिए आपको दो सिचुएशन दी हैं, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। तो फर्स्ट सिचुएशन में आपको मेंशन करना है व्हाट इज द रिस्क एक्सपोजर ऑफ XYZ लिमिटेड। सेकंड में आपको डिस्कस करना है फोकस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट्स टू ABC लिमिटेड। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो फर्स्ट वी हैव सिचुएशन नंबर 1 रिस्क एक्सपोजर ऑफ XYZ लिमिटेड। So we know that companies have to demonstrate that they are managing all of their risks, including environmental risks, systematically and responsibly. तो कंपनीज को अपनी एक रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है कि वो रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल रिस्क्स। सो बाय असेसिंग एनवायरमेंटल रिस्क्स कंपनी कैन आइडेंटिफाई देयर पोटेंशियल लीगल एंड बिजनेस एक्सपोजर and non-compliance can cause fines, penalties, illegal costs and damages etc. तो देखिए कंपनी जो है इनको फॉलो नहीं करती हैं एनवायरमेंटल के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, देन कंपनी में हैव टू इनकर फाइन, पेनल्टी, लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेज। इट मीन्स दिस रिस्क एक्सपोजर ऑफ XYZ इज कॉल्ड एनवायरमेंटल रिस्क। तो इस सिचुएशन में आपको ये मेंशन करना है। सेकंड सिचुएशन देखिए आप, इसमें हमें डिस्कस करना है अपॉर्चुनिटीज़ टू ABC बाय फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखिए आप एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को फोकस करके हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देन कंपनी कैन डेवलप क्लीन टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स और प्रोसेस विच विल सेव मनी टू द कंपनी एंड कंपनी विल गेट इनकम बाय सेलिंग पैकेट्स टू अदर्स
जैसे आजकल कार्बन क्रेडिट्स चलते हैं, जब हम कुछ कार्बन की सेविंग करते हैं, and the company can reduce waste, which will improve environmental performance of the company, and company can also eliminate fines, penalties, compliance costs, etc. ये मैंने ब्रीफ में आपको मेंशन किया है कि क्या क्या टॉपिक आपने कवर करने हैं इस थ्योरी में। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 4 सी पार्ट। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। इसमें देखो आपको दो ऑप्शन हैं आपके पास, आपको कैलकुलेट करनी है आफ्टर कैश ऑपरेटिंग इनकम पर यूनिट अर्न बाय ईच डिवीजन अंडर फ्लोइंग ट्रांसफर प्राइसिंग मैट्रिक्स, मार्केट प्राइस एंड 200% ऑफ फुल कॉस्ट। तो दो मेथड हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के, लेट अस से वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑप्शन है, तो पहला केस हम ले रहे हैं, ये आपका ट्रांसफर प्राइस है बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। इसमें आपको देखो 3 डिवीजन दे रखे हैं, तो एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो डिवीजन्स आर गिवन। नंबर 1 इज अवर मलेशियन डिवीजन, तो सेकंड इज अवर सिंगापुर डिवीजन, थर्ड इज अवर इंडियन डिवीजन। तो इनकी आपको करेंसी दे रखी है। मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट, वो आपको मेंशन की है, जिसको हम शॉर्ट में शो कर सकते हैं MYR। सिंगापुर की है सिंगापुर डॉलर SGD। इंडिया की है रुपी INR। तो इट मीन्स अब इनका सेल प्राइस क्या आएगा, तो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिसे इनकम स्टेटमेंट, और ये सारा डाटा आपका पर यूनिट चल रहा है इसमें। तो पहले हम ले रहे हैं सेल प्राइस, या फिर जब एक डिवीजन ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरे को, वो उसका बन जाएगा ट्रांसफ़र प्राइस। और ये हम ले रहे हैं मार्केट प्राइस से इक्वल, जो मार्केट में उनका प्राइस है। तो जिसे गिवन टू अस, तो मलेशियन रिंगिट में है 147, सिंगापुर डॉलर में है 134, और इंडियन रुपीज़ में है आपका 19,000। इसमें से आप लेस कर लीजिए जो हमारी कॉस्ट्स हैं। तो सबसे पहले जैसे ये गुड्स परचेज कर रहे हैं, वही जो परचेज कॉस्ट, फिर आपको और कॉस्ट मेंशन की है, एक वेरिएबल कॉस्ट आपको दी है और एक फिक्स कॉस्ट आपको दी है। देन वी हैव वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। देखो मलेशिया में आपकी कोई परचेज कॉस्ट हमें मेंशन नहीं की है, ये सिंपली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मदरबोर्ड, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है ऑलरेडी मलेशियन डिवीजन में, जिसकी अवर 30 वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, एंड अवर 65 इज फिक्स कॉस्ट। तो डिफरेंस आपका प्रॉफिट आ जाएगा, तो किसी अवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर यूनिट। सो दिस प्रॉफिट इज कमिंग 52। अब देखते हैं सेकंड केस में। तो इस केस में सिंगापुर डिवीजन ने मलेशियन डिवीजन से ये परचेज किया है 147 मलेशियन रिंगिट में, इसको सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी परचेज कॉस्ट बन जाएगी, देखिए आपको 147। तो इसका रेट जो है मलेशियन रिंगिट का रुपीज़ में दिया है, तो पहले इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। 1 मलेशियन रिंगिट के 17 रुपीज़। अब सिंगापुर डॉलर का भी रेट आपको रुपीज़ में दिया है, रुपीज़ 50 पर सिंगापुर डॉलर, तो उसको 50 से डिवाइड कर रखे हैं, तो ये आपके सिंगापुर डॉलर बन जाएंगे। तो जिसे बिकमिंग 49.98। तो ये आपकी बन गई परचेज कॉस्ट फ्रॉम हेयर। पर करेंसी डिफरेंट है, तो करेंसी हमने कन्वर्ट करके मलेशियन रिंगिट को सिंगापुर डॉलर में। फिर सिंगापुर में उसकी अपनी वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है 35 एंड 47। तो देन यू गेट प्रॉफिट पर यूनिट, जिसे कि 2.02। तो ये क्यों चल रहा है 52 था मलेशियन रिंगिट में जिसमें, और ये है सिंगापुर डॉलर में। अब रुपीज़ में आ जाइए, इंडिया ने अब ये परचेज किया सिंगापुर डॉलर से 134, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए रुपीज़ में। तो 134 सिंगापुर डॉलर, उसका रेट है आपका 50 रुपीज़। तो मीन्स ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी रुपीज़ में, तो जिसमें इज कमिंग 6700।
फिर आपको इंडियन डिवीजन की अपनी कॉस्ट दी है 635 एंड 1600। बैलेंस विल बी अवर प्रॉफिट। प्रॉफिट्स हैं पर यूनिट 10,065। अब इसमें से आप टैक्स माइनस कर लीजिए, माइनस टैक्सीज। टैक्स का रेट आपको अलग अलग दे रखा है जो खुद तीनों कंट्रीज़ का। मलेशिया में है 34% एट द रेट ऑफ 34%। सिंगापुर में टैक्स रेट है आपका 17%। इंडिया में टैक्स रेट है आपका 25%। तो इनमें से ये माइनस कर लीजिए। बैलेंस विल बी अवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर यूनिट, ये पर यूनिट आ जाएगा करेंसी में। तो लाइक जिसमें कमिंग 34.32, so this is 1.6766 and this is in rupees 7548, so 0.75. So this is Malaysian ringgit MYR and this is Singapore dollar and this is our rupees. इसी तरीके से सेकंड केस में हम उन्होंने पूछा है कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इफ़ अवर ट्रांसफ़र प्राइस इज बेस्ड ऑन 200% ऑफ फुल कॉस्ट। तो पहले फुल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अब देखो सेकंड ऑप्शन ले रहे हैं हम, ट्रांसफ़र प्राइस बेस्ड ऑन 200% ऑफ फुल कॉस्ट। तो पहले फुल कॉस्ट निकालेंगे हम। मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडिया में इनकी करेंसी मलेशियन रिंगिट, सिंगापुर डॉलर एंड इंडियन रुपये। तो सबसे पहले आती है आपकी परचेज कॉस्ट। इट मीन्स जो ट्रांसफ़र प्राइस है आपका। तो मलेशियन रिंगिट में यहाँ को हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपको दी है इसकी वेरिएबल कॉस्ट एंड जो फिक्स्ड कॉस्ट। तो दैट इज गिवन जिसे 30 एंड 65। ये बन जाएगी आपकी फुल कॉस्ट, देखिए 95। इसका कर लीजिए 200%, वो आपका ट्रांसफ़र प्राइस बन जाएगा। ट्रांसफ़र प्राइस में सेल प्राइस, जिसे 200% विच इज 190 माइनस कर लीजिए कॉस्ट। तो दिस विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर यूनिट। तो दिस इज कमिंग 95। इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे हम। टैक्स का रेट है आपका एट द रेट ऑफ 34%। ट्वेंटी 34% यानी कि 17% एंड 25%। बैलेंस ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ वी गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स 95 माइनस 34%। सो दिस वन इज कमिंग 62.7। ये आपका आ गया इस करेंसी में मलेशियन रिंगिट में। अब देखें सिंगापुर डॉलर में, को इस मलेशियन डिवीजन ने जब ट्रांसफ़र की गुड्स सिंगापुर को, वो ट्रांसफ़र किया 190 के ऊपर। तो ये इसकी परचेज कॉस्ट बन जाएगी। तो जिस विल बी 190। अब ये है मलेशियन रिंगिट में, तो इसको आप कन्वर्ट कीजिए रुपीज़ में पहले 17 और डिवाइड कीजिए 50 से। तो दिस विल बिकम सिंगापुर डॉलर। तो हमने इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस वैल्यू इज 64.60। फिर आपको सिंगापुर की देखो वेरिएबल कॉस्ट ली है 35 एंड फिक्स कॉस्ट ली 47। तो टोटल कॉस्ट इज बिकमिंग 146.6। अब इसमें आगे ट्रांसफ़र करने हैं इंडियन डिवीजन को 200% ऑफ दिस कॉस्ट इन सिंगापुर डॉलर। तो इसका कर लीजिए अब डबल। तो दिस इज 293.2। ये आपका आ जाएगा आपका ट्रांसफ़र प्राइस। वट इज प्रॉफिट जिस माइनस दिस को 146.60 आपका प्रॉफिट है। माइनस कर लीजिए टैक्स। बैलेंस इज प्रॉफिट पर यूनिट। तो दिस इज कमिंग 121.678। नेक्स्ट वी हैव इंडियन डिवीजन। अब इसने परचेज किया है सिंगापुर डॉलर से, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी अब 293.20। इनको कर लीजिए रुपीज़ में कन्वर्ट 50। तो दिस विल बी अवर परचेज कॉस्ट। दिस इज 14,660। फिर इंडियन डिवीजन की अपनी वेरिएबल कॉस्ट है, दिस इज गिवन
635 and 1600. So total cost is becoming 16,895. इसका सेल प्राइस आपको दिया ही है विच इज 19,000 जिस इज गिवन, और जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 2105। उसमें से टैक्स माइनस कीजिए विच इज 25%, प्रॉफिट इज 1578.75। तो ये आपका मलेशियन रिंगिट में है, जिसे इन सिंगापुर डॉलर, जिसे इन इंडियन रुपीज। तो अब देखिए सेकंड पार्ट में मैंने पूछा है विच ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड विल मैक्सिमाइज आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम पर यूनिट ऑफ कोरल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब पूरी कंपनी का आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं और कौन सा मेथड हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा ये आपने डिटरमिन करना है। उसके लिए हम जो भी प्रॉफिट्स आपके डिफरेंट करेंसी में उन सबको रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन वी विल कंपेयर। नेक्स्ट लेटर से क्वेश्चन 4C में सेकंड पार्ट में पूछा है विच ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड विल मैक्सिमाइज आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम पर यूनिट ऑफ कोरल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पूरी कंपनी का आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है पर यूनिट और किस मेथड में ये मैक्सिमाइज होगा। तो आपने देखा इसमें दो मेथड्स हमने लिए हैं। नंबर 1 था ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, इसका देखते हैं कितना प्रॉफिट है। तो हमने हमारे पास 3 डिविजन्स हैं और प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है पर यूनिट, एंड लेट अस से व्हाट इज टोटल प्रॉफिट इन रुपीज। सो फर्स्ट डिवीजन इज मलेशिया, सेकंड इज सिंगापुर, एंड थर्ड डिवीजन इज अवर इंडिया। तो अब देखिए फर्स्ट केस में हमारे जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं पर यूनिट, ये है आपका मलेशियन रिंगिट में MYR 34.32, यानी कि सिंगापुर डॉलर सो 1.6766, यानी कि इन रुपीज। तो इन सबको रुपीज में कन्वर्ट करके हैं इनटू 17 और इसका रेट है 50। सो प्रॉफिट इन रुपीज 583.44, यानी कि 83 then 7, so 548.75. So this will be total profit। ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा पूरी कंपनी का पर यूनिट इन रुपीज में 8216.02, जिसे इन रुपीज। उसी तरीके से देखते हैं सेकंड केस में, जब आपका ट्रांसफ़र प्राइस बेस्ड है ऑन 200%, ट्रांसफ़र प्राइस इज 200% ऑफ फुल कॉस्ट। सो अगेन यू राइट डिविजन्स, जिसे जो मलेशिया डिवीजन, सिंगापुर एंड इंडिया। तो अब देखिए बचे प्रॉफिट पर यूनिट, जिसे जिन मलेशियन रिंगिट, सिंगापुर डॉलर एंड जिसे जिन रुपीज। तो सेकंड केस में देखिए आपका प्रॉफिट आ रहा है पर यूनिट, जिसे आफ्टर टैक्स 62.7, देन 121.678। इसको कन्वर्ट कीजिए रुपीज में इंटू 17 इंटू 50, तो जिस अमाउंट कीजिए ना रुपीज। तो जिसे 1065.90, तो सेकंड लीजिए 6083.90, और रुपीज में प्रॉफिट है आपका 1578.75। तो टोटल प्रॉफिट लीजिए रुपीज 8728.55, जिसे यूनिट रुपीज। देखेंगे फर्स्ट केस में ओवरऑल प्रॉफिट हमारा है 8216, नाउ इट इज 8728। तो दिस इज योर बेटर ऑप्शन, इसमें आपका प्रॉफिट हायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, इट्स ए पार्ट। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग। इसमें आपको देखो दो आपको दिए हैं ऑपरेशन हैं कंपनी के। कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है मोटर रोटर्स,
तो एक डिवीज़न है आपका कास्टिंग और एक है बॉन्डलिंग, मीन्स दो प्रोसेसिंग हैं। तो कास्टिंग की कैपेसिटी के लिए 75,000 यूनिट, बॉन्डलिंग की 60,000 यूनिट और एनुअल प्रोडक्शन है 60,000 यूनिट से। तो इतनी कास्टिंग के ऑपरेशन में कोई हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी है 15,000 यूनिट्स की, पर बॉन्डिंग ऑपरेशन में कोई सरप्लस कैपेसिटी नहीं है। तो हमने अब इसमें कुछ एक एजम्पशन नहीं है, तो इसलिए एज्यूम जाए तो कैपेसिटी टू ऑपरेशन जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, इट कैन नॉट बी इंक्रीज। इतनी कैपेसिटी यही मानी जाएगी जो आपको क्वेश्चन में दी है, अनलेस जब तक आपको कोई सिचुएशन में स्पेसिफाई नहीं करते हैं। एंड फिक्स कॉस्ट आपको जो दी है एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, ये टोटल में भी दी है, फिर उसको उन्होंने प्रोडक्शन के यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट भी कैलकुलेट किया है। तो इतनी जो फिक्स कॉस्ट है टोटल में वो आपकी कांस्टेंट रहेंगी जब तक वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करके क्वेश्चन देखो। फिर आपको ये भी मेंशन किया है सेमी प्राइस है आपका 3600 और इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 1600, लेकिन इनका एक स्टार्ट होगा कास्टिंग ऑपरेशन एंड किसी अगर वेरिएबल कॉस्ट। सो DAC ये कंपनी का नाम है, एक है कि नो अगर वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ एक मटेरियल की वेरिएबल कॉस्ट है। तो मीन्स आपको बिगनिंग में मेंशन किया है सेमी प्राइस है आपका 3600, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जिसे कि 1600, तो आपको कंट्रीब्यूशन दे रहा है 2000। तो अब ये मटेरियल जो है वो प्रोसेस हो रहा है दो डिवीजन्स में या दो प्रोसेसिंग में। पहला ऑपरेशन है हमारा कास्टिंग, दूसरा है बॉन्डिंग। एंड DAC है नो अदर वेरिएबल कॉस्ट, DAC कैन सेल वट एवर आउटपुट को प्रोड्यूस है। को 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे बॉन्डिंग ऑपरेशन की लिमिटेशन है और वो हम सारे सेल कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो पहले सिचुएशन उन्होंने पूछी है DAC इज कंसीडरिंग यूजिंग सम मॉडर्न जिग्स एंड टूल्स इन द बॉन्डिंग ऑपरेशन। अब बॉन्डिंग ऑपरेशन में हम एक नया जिग और टूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे हमारी एनुअल बॉन्डिंग आउटपुट जो थी वो इंक्रीज हो जाएगी 750 यूनिट से। एनुअल कॉस्ट आपको पड़ेगी इसकी 11,25,000। शुड DAC एक्वायर जिग टूल्स, तो क्या हमें ये टूल एक्वायर करना चाहिए? तो लेट अस सी फर्स्ट। तो आपने देखा जैसे बॉन्डिंग ऑपरेशन की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, लेकिन हम वहाँ पे एक नया टूल इंट्रोड्यूस करके उससे कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इट मीन्स विद न्यू सो जिग सो कैपेसिटी ऑफ तो बॉन्डिंग ऑपरेशन विल इंक्रीज, ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी बाय हाउ मेनी यूनिट से 750 यूनिट से। और जो आपका कास्टिंग ऑपरेशन है उसमें हमारे पास पहले से सरप्लस कैपेसिटी है 15,000 यूनिट्स की, तो इट मीन्स हम इसको ईजीली सेल कर सकते हैं। सो इट कैन बी सोल्ड ईजीली, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया ही है जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे उसको आप ईजीली सेल कर सकते हैं। अब देखते हैं इससे कोई बेनिफिट होगा या नहीं। तो पहले आप देखिए व्हाट विल बी एडिशनल कंट्रीब्यूशन, आपको कितना मिलेगा एडिशनल कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट तो हमारी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको 750 यूनिट्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन मिलेगा 2000 रुपीज़, तो जिसे जो रुपीज़ 15 लाख। और तो ये और एक आपने जो नई जिग इंट्रोड्यूस किया है न्यू जिग एंड टूल, उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी आपको जैसे कि 11,25,000, वो आप माइनस कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ जिग एंड टूल 11,25,000, तो कॉस्ट लेस करके हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, सो यू विल गेट एडिशनल प्रॉफिट। तो इससे आपको मिलेगा एडिशनल प्रॉफिट दैट इज रुपीज़ 3,75,000। तो आपका डिसीजन है एक्सेप्ट द प्रपोजल, एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी प्रपोजल। ये रास्ते शुड DAC एक्वायर जिग टूल्स है, क्या उसको एक्वायर करने चाहिए? यस, वी कैन से यस, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसमें सेकंड ऑप्शन दिया इन्होंने, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ कास्टिंग डिपार्टमेंट हैज सबमिटेड ए प्रपोजल टू डू फास्टर सेटअप से दैट विल इंक्रीज एनुअल कैपेसिटी ऑफ कास्टिंग डिपार्टमेंट 7,500 यूनिट। अब हम कास्टिंग डिपार्टमेंट में एक फास्ट स्पीड से कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उससे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी 7,500 यूनिट से। पर कास्टिंग डिपार्टमेंट में आप देखेंगे पहले से सरप्लस यूनिट्स हैं और लिमिटेशन को हमारे बॉन्डिंग डिपार्टमेंट की है जिसकी कैपेसिटी हम इंक्रीज नहीं कर सकते। और इसकी और जो कास्टिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स आप इंक्रीज करोगे उसकी कॉस्ट भी पड़ेगी आपको 187,500 पर एनम। तो क्या हमें ये इंक्रीज करनी चाहिए? तो सेकंड ऑप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं
So capacity of casting, so operation will increase, वो आप इंक्रीज कर रहे हैं बाय 7500 यूनिट्स, बट कैपेसिटी ऑफ बॉन्डिंग ऑपरेशन इज नॉट इंक्रीज। तो इससे बॉन्डिंग ऑपरेशन की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी, और इस बॉन्डिंग ऑपरेशन में एंगर की नो सरप्लस भी नहीं है आपके पास। तो इट मीन्स देखिए आप कास्टिंग ऑपरेशन की कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो दिस इट मीन्स एडिशनल जो यूनिट्स हैं आपके, एडिशनल यूनिट्स ऑफ 7500 दैट विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, वो आपके प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे इन बॉन्डिंग ऑपरेशन में। So therefore there is no use to acquire or to set up this, it means we can say that there is no use, तो इसका कोई यूज नहीं है to implement the change। लेकिन कास्टिंग ऑपरेशन में जो आप फास्ट पीस से वर्क कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसकी आपको कॉस्ट पड़ेगी बनेगी 7500, इट मीन्स ये आपका लॉस हो जाएगा। इट मीन्स नो यूज, इट विल रिजल्ट इनटू लॉस, इससे आपको लॉस होगा बनेगी 7500 पर एनम। देन वी हैव अ थर्ड ऑप्शन, एन आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर ऑफर टू डू द बॉन्डिंग ऑपरेशन फॉर 9000 यूनिट्स एट 500। ठीक है, अब आपको बॉन्डिंग ऑपरेशन उसमें हमारी कैपेसिटी पहली फुल चल रही है, उसकी ऑफ़र आई है आपको बाहर से 9000 यूनिट्स आपको मिलेंगे 500, डबल द कॉस्ट 250। तो प्राइसिंग हमारी फिक्स और 250 है, वो तो वैसे भी रेलिवेंट है। तो अब आपको बाहर से यूनिट्स मिलेंगे 500 के ऊपर। तो लेट अस सी वेदर वी शुड परचेज और एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो थर्ड ऑप्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, देखिए आप ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, तो आपको मिलेंगे 9000 यूनिट्स, आपको मिलेंगे 9000 यूनिट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड किसी फॉर बॉन्डिंग ऑपरेशन। सो एट द रेट ऑफ ₹500। तो क्या आप इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं कास्टिंग ऑपरेशन में? यस, क्योंकि कास्टिंग ऑपरेशन में पहले से 15000 यूनिट्स की सरप्लस कैपेसिटी है, तो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ऑफ़र। उससे देखते हैं आपको क्या बेनिफिट होगा। तो आपको मिलेगा एडिशनल कंट्रीब्यूशन, हाउ मच 9000 यूनिट्स हैं, इनको आप सेल कर सकते हैं 3600 पर। उसके लिए मटेरियल की कॉस्ट पड़ेगी आपको 1600, और आउटसाइड जो परचेज कॉस्ट पड़ेगी बॉन्डिंग ऑपरेशन की 500। कास्टिंग में कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है क्योंकि और कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है आपकी। तो इट मीन्स ये आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जैसे कि 1500 इंटू 9000, तो दिस विल बी अवर ₹135 lakhs। तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से। सो देयरफॉर दिस ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। तो सिंपल क्वेश्चन है। फिर आपको दिया है फोर्थ ऑप्शन, देन वी हैव फोर्थ ऑप्शन। इसमें देखो मेंशन किया है एक्सपेक्टेड कंपनी ऑफर्स टू डू कास्टिंग प्रोसेस फॉर 3000 यूनिट्स एट ₹200 पर यूनिट। अब आपको एक ऑफर मिली है कास्टिंग ऑपरेशन की फ्रॉम आउटसाइड से, विच इज एक्सपेक्टेड कंपनी, वो आपको यूनिट बना कर देगी कास्टिंग ऑपरेशन के 200 के ऊपर, विच इज हाफ द ₹4। और प्राइसिंग जो हमारी कॉस्ट है फिक्स 400 है, तो उससे भी हाफ प्राइस में दैट इज कॉस्ट DAC टू गूगल कास्टिंग प्रोसेस। तो क्या हमें ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए? इसका डिसीजन सेम है, सेकंड ऑप्शन की करें। उसमें हम लिखेंगे इफ़ वी इंक्रीज यूनिट्स ऑफ कास्टिंग ऑपरेशन मे बी बाय परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड, आपको बाहर से परचेज करने पड़ेंगे, बट नो कैपेसिटी ऑफ बॉन्डिंग ऑपरेशन
तो आपका जो बॉन्डिंग ऑपरेशन है उसकी कैपेसिटी हमारी इंक्रीज नहीं हो रही है, कैन बी इंक्रीज। तो इट मीन्स कास्टिंग ऑपरेशन के एडिशन यूनिट्स परचेज करने का कोई बेनिफिट नहीं है, उसको आप प्रोसेस तो कर ही नहीं सकते बॉन्डिंग ऑपरेशन में। तो इट मीन्स दिस ऑफर जो है रिजेक्टेड, तो आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए, रिजेक्ट द ऑफर। क्योंकि यदि वो आपको 200 रुपये में भी दे रहा है ना, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी प्राइसिंग की 400 की कॉस्ट है, हाफ है, पर 400 को फिक्स कॉस्ट है, वो कोई रेलिवेंट है। इट मीन्स आपको एडिशनल लॉस हो जाएगा यदि आप एक्सेप्ट करके हैं। इफ़ वी एक्सेप्ट द ऑफर तो देयर विल बी एडिशनल लॉस। देखो लॉस कितना होगा, अब आपने 3000 यूनिट बाई किए आउटसाइड से, उसकी कॉस्ट पड़ गई 200, और देखिए आप इसकी प्रोसेसिंग करके हैं कास्टिंग के लिए, तो उसका मटेरियल भी फिर आपको परचेज करना पड़ेगा। तो इट मीन्स 3000 के ऊपर आपकी मटेरियल कॉस्ट भी पड़ गई 1600, तभी उसकी प्रोसेसिंग होगी कास्टिंग डिपार्टमेंट की। इट मीन्स टोटल लॉस आपका हो जाएगा 3000 इंटू 1800। तो इसलिए बेटर है वी विल रिजेक्ट द ऑफर। देन वी हैव फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन में मेंशन किया है एज्यूम DAC प्रोड्यूसेस 1500 डिफेक्टिव यूनिट्स एट अ कास्टिंग ऑपरेशन। अब जो कास्टिंग ऑपरेशन है, जो पहला ऑपरेशन है, उसमें हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी है। अब हमारे 1500 यूनिट जो है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो गए हैं, बट इट कॉस्ट टू DAC ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस, एक्सप्लेन योर आंसर ब्रीफली। तो फिफ्थ में किया है कि डिफेक्टिव कास्टिंग ऑपरेशन में, कास्टिंग ऑपरेशन 1500 डिफेक्टिव यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। कुछ में जैसे हमारी जो प्रोडक्शन है प्रेजेंटली 60,000 है, उसमें से 1500 की फैक्ट्री बन गई, पर हमारे पास अभी सरप्लस कैपेसिटी है। अपना ऑर्डर फुलफिल करने के लिए हम सरप्लस कैपेसिटी में से 1500 यूनिट और बना सकते हैं। तो कितना लॉस होगा हमें, कंट्रीब्यूशन का तो कोई लॉस नहीं होगा, सेल को पूरी हो जाएगी। पर आपके जो 1500 यूनिट है, इसमें जो मटेरियल यूज हो गया आपका कास्टिंग में, वो आपका वेस्ट हो जाएगा। इट मीन्स वट विल बी लॉस, लॉस विल बी मटेरियल यूज, जो आपका यूज हो गया है। तो कितना मटेरियल यूज हुआ है, 1500 यूनिट्स हैं, इनको मटेरियल की कॉस्ट है आपकी ₹1600 पर यूनिट। तो इट मीन्स ये आपका लॉस आ जाएगा ड्यू टू दिस डिफेक्टिव, जिसे लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव्स। So how much it is 1500 into 1600? So this loss is rupees 24 lakh। वैसे एक उन्होंने 6th ऑप्शन पूछी है आपसे, एज्यूम DAC प्रोड्यूसेस 1500 डिफेक्टिव यूनिट्स एट अ बॉन्डिंग ऑपरेशन। अब बॉन्डिंग ऑपरेशन में आपकी डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस हो गई हैं, बट इट कॉस्ट टू DAC होगा डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस। अब देखो कितना लॉस होगा, कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको। इट मीन 6th ऑप्शन आपको दी है कि जो बॉन्डिंग ऑपरेशन है उसमें जब आप प्रोडक्शन कर रहे थे, तो उस केस में आपके 1500 डिफेक्टिव्स प्रोड्यूस हो गए हैं, बट जो बॉन्डिंग ऑपरेशन की कैपेसिटी है वो 60,000 यूनिट्स हैं। तो आपको 60,000 बनाए आपने, 1500 हमारे डिफेक्टिव हो गई। अब इसमें कितना लॉस पड़ेगा आपको, इसमें जब 1500 आपकी प्रोडक्शन ही कम हो जाएगी, तो अब आप सेल भी नहीं कर पाएंगे। अब सेल हम कर पाएंगे 60,000 माइनस 1500, 58,500 यूनिट। तो इसमें आपको जो कॉस्ट पड़ेगी डिफेक्टिव्स की, एक तो जो आपका मटेरियल यूज हुआ है वो भी वेस्ट हो गया है, और जो कंट्रीब्यूशन मिलना था आपको सेल करके वो भी हमारा लॉस हो जाएगा। इट मीन्स एक तो आ गया आपका मटेरियल जो यूज हो गया है, मटेरियल यूज, और प्लस लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल। तो आप देखिए कितना मटेरियल यूज हुआ आपका, 1600 का मटेरियल यूज हो गया आपका, प्लस कंट्रीब्यूशन मिलने का 2000, वो भी आपका लॉस हो गया। एक तरीके से ये अपॉर्चुनिटी लॉस है। तो टोटल लॉस है आपका 3600 इंटू 1500 जो यूनिट्स। तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी डिफेक्टिव्स की, इफ डिफेक्टिव्स अराइज इन बॉन्डिंग ऑपरेशन। तो टोटल अमाउंट आपका आ रहा है रुपीज, तो 3600 इंटू 1500, जिसे जो 54 लाख। दिस वाज ऑल अबाउट DG 6 ऑप्शन से।
तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपके 1-1 मार्क हैं, बाकी हमारे हैं 2-2 मार्क्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में बी पार्ट। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट। तो इसमें पहले आपको देखो क्वेश्चन दिया है केस स्टडी टाइप, बट अल्टीमेटली उन्होंने ये पूछा है आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ बियॉन्ड बस्टिंग और इसके फीचर्स क्या हैं एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बियॉन्ड बस्टिंग एंड विच विल प्रमोट कल्चरल फ्रेमवर्क विच इज सुटेबल इन मॉडर्न डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। तो लेट अस सी दिस वन। सो दिस क्वेश्चन की बेस्ड ऑन बियॉन्ड बस्टिंग, जिसमें आपको 2-3 आइटम्स होती हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, फीचर्स क्या हैं और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। इसमें किसी की थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो अब देखिए आपको क्या क्या मेंशन करने हैं। तो बियॉन्ड बस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इट इज ए न्यू मैनेजमेंट फिलोसफी एंड विच इज मोर एडेप्टिव एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। फीचर्स हैं, so this beyond busting incorporates key performance indicators. It also considers benchmarking. Its focus is on to improve future results, and the focus is on innovation and focus is on timely allocation of resources. So these are the main features. फिर उन्होंने पूछा है कि इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो आप सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे गो करेंगे प्रिंसिपल्स हैं रिलेटेड टू लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रोसेसेज। लीडरशिप में इसके प्रिंसिपल्स होते हैं पर्पज, वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनमी एंड कस्टमर्स। उनको आप एक्सप्लेन कर दीजिए एंड दे विल हेल्प टू प्रमोट कल्चर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट प्रोसेस से रिलेटिंग है रिगम, टारगेट्स, प्लान्स एंड फोरकास्ट्स, रिसोर्स एलोकेशन, रिवार्ड्स एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो नॉर्मल थ्योरेटिकल टाइप ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। तो दिस क्वेश्चन है जो बेस्ड ऑन मेक और बाय डिसीजन, जिसमें एक आपको मेंशन किया है कंपनी ने एक प्रोडक्शन की है इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक IM9, और उसके लिए फिर एक हमें ग्लास बोतल्स का पैक परचेज करना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट आपको ये रखी है, और वो जो ग्लास बोतल्स हैं वो हम बाहर से भी परचेज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने यही पूछा है आपसे शुगर RS की हर्बल से मेक और बाय बोतल्स है, तो ये जो बोतल्स हैं क्या आपको बाय करनी है या मैन्युफैक्चर करनी है। शो कैलकुलेशन टू सपोर्ट योर आंसर। तो अब देखिए इसमें आपको दे रखे हैं, अब आपको कॉस्ट दे रखी है पर बॉक्स ऑफ जिस इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, और उसके बेस पे फिर आपको ये भी मेंशन किया है कि इसमें बोतल्स देखिए आप बाहर से बाय करते हैं तो कितनी आपकी सेविंग होगी, तो इनडायरेक्टली वो हमारी कॉस्ट बन जाएगी। तो सबसे पहले हम डिटरमिन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में what is the cost of bottles if they are manufactured। तो इसका एक फार्मूला जो हो आपका क्या बन जाएगा, what is the cost of manufacturing one box of bottles। ये जो सारा क्वेश्चन है इसमें यूनिट जो है वो बॉक्सिंग में चल रहे हैं, तो 1 बॉक्स की आपको कॉस्ट निकालनी है। सो दिस विल बी अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बोतल। यदि आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स यदि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे उससे जो सेविंग्स होंगी, इट मीन्स सेविंग्स by not manufacturing the bottle। तो आप देखिए आपको कितनी सेविंग दे रखी हैं, सेविंग्स आपको बताई हैं। एक तो आपकी मटेरियल कॉस्ट में सेविंग होगी, सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट विच इज एट द रेट ऑफ 25%। फिर आपकी लेबर में सेविंग होगी, डायरेक्ट लेबर में, प्लस सेविंग इन डायरेक्ट लेबर एट द रेट ऑफ 10%। पर एक आपको मेंशन किया कि आपकी सेविंग होगी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में, सेविंग इन वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जिसकी आल्सो एट द रेट ऑफ 10%। तो इतनी जो हमारी प्राइसिंग कॉस्ट है तो उसका इतने % सेव हो जाएगा, वो समझो इनडायरेक्टली आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाएगी बोतल की। तो वो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम। आपको देखो एक को प्रोडक्ट दे रखे हैं, बची की कॉस्ट पर बॉक्स
तो हम पर बॉक्स में ही ले रहे हैं ऑफ जिस अवर इम्यूनिटी बूस्टर डोज, इसका नाम हमने रखा है IMN। तो इसमें देखिए आपके जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आपको दी है, डायरेक्ट लेबर। अब जो ओवरहेड्स हैं वो उन्होंने लिखे हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स टोटल है 42। फिर आपको फिक्स्ड ओवरहेड भी दिए हैं 27 लाख के, बट दीज आर एलोकेटेड, दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्रोडक्ट अंडर कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। तो इसको हम सेपरेट कर रखे हैं। बता रहे हो ओवरहेड जो हैं आपके, उसमें से फिक्स्ड आपके कितने हैं और वेरिएबल आपके कितने हैं। देखिए मटेरियल कॉस्ट आपको दिया 108, लेबर कॉस्ट लीजिए 60 रुपीज़। अब फिक्स ओवरहेड आप कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल है हमारे 27 लाख और यूनिट्स हैं आपके 1 लाख। इट मीन्स 27 लाख को जब आप डिवाइड करेंगे 1 लाख से, दिस विल बी पर यूनिट, जो इसमें इंक्लूड है, सो दिस इज कमिंग 27। और जो टोटल ओवरहेड आपको दिए क्वेश्चन में 42 है, 42 माइनस 27, बैलेंस आपके आगे वेरिएबल 50। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी विच इज गिवन 210। अब इसके बेस पर आप कैलकुलेट कीजिए वट इज अवर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ पर बॉक्स ऑफ बोटल्स। ये आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। मटेरियल की देखो कॉस्ट पड़ेगी, जो आपको जो सेविंग हो रही है, यदि आप इसको मैन्युफैक्चरिंग करके हैं 25%। लेबर की कॉस्ट है 60, 10%। फिर आपको लेना है ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड विच इज 15 इंटू 10%। फिक्स ओवरहेड को पहले भी एलोकेटेड की है, इसमें कोई सेविंग नहीं होगी। तो जिसे कमिंग 27 रुपीज़, जिसे कि 6 रुपीज़, 1 रुपये 50 पैसा। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 34 रुपीज़ 50 पैसा। अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर रखे हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो आपको उन्होंने पूछा है वेदर वी शुड मेक और बाय द बोतल से शो योर कैलकुलेशन से। अब आप डिसीजन दे सकते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग बोटल्स। मेक मीन्स मैन्युफैक्चरिंग 1 बॉक्स ऑफ बोटल्स। तो आप 1 बॉक्स की भी कंपेरिजन कर सकते हैं, जिसे 34.5 बैठा है आपका रुपीज़ में। और यदि आप बाहर से परचेज कर रहे हैं फिर आपको मिल रही है 40.5। वट इज कॉस्ट ऑफ बाइंग। तो बाइंग कॉस्ट है आपकी 40.5। इसमें दिस इज लोअर, आपका डिसीजन आ जाएगा वी शुड मैन्युफैक्चर। डिसीजन है आपका वी शुड मेक द बोतल इन फैक्ट्री। मेक मीन्स मैन्युफैक्चर। और आप उसकी सेविंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितनी सेविंग होगी इससे आपको, सेविंग्स पर एनम। तो 1 लाख यूनिट्स आपके बन रहे हैं और सेविंग है आपकी 40.5 माइनस 34.25। तो 6 लाख रुपीज़ की आपकी सेविंग हो जाएगी पर एनम मैन्युफैक्चर करने से। सेकंड उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम परचेज प्राइस एक्सेप्टेबल टू RST हर्बल्स एक्सप्लेन। मैक्सिमम परचेज प्राइस क्या है अब आपका, जो आपको एक्सेप्टेबल है। मैक्सिमम परचेज प्राइस नेचुरली जितनी हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही है उससे ज़्यादा हम पे नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम परचेज प्राइस एक्सेप्टेबल इट शुड बी प्राइस शुड बी लेस देन और इक्वल टू रुपीज़ 34.5 विच इज अवर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो नेक्स्ट वी हैव ए थर्ड ऑप्शन। उसमें देखिए आपको मेंशन किया है इंस्टेड टू सेल 1 लाख बॉक्सेज रिवाइल्ड एस्टिमेट्स शो अ सेल वॉल्यूम ऑफ 1,20,000 बॉक्सेज। So at this new volume, additional equipment will be acquired to manufacture the bottles at an annual rent of 12 लाख। अब आपकी जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो मोर देन 1 लाख बॉक्सेज इट विल बी 120, तो आपको इक्विपमेंट हायर करना पड़ेगा जिसका रेंट है 12 लाख। सो एज्यूमिंग आउटसाइड सप्लायर विल नॉट एक्सेप्ट एन ऑर्डर फॉर लेस देन 1 लाख यूनिट्स। और जो सप्लायर है आउटसाइड मार्केट में वो 1 लाख यूनिट से कम का ऑर्डर आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो शुड RST हर्बल मेक और बाय का बोतल्स।
को देखते हैं कि अब आपका मेक और बाय डिसीजन कैसे होगा इसमें। तो इसमें फर्स्ट केस है, तो इफ़ वी मैन्युफैक्चर सो ऑल बोटल्स, उस केस में देखिए आपकी कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। अब टोटल यूनिट्स हैं आपके 1,20,000, तो ये हम मैन्युफैक्चर करेंगे, इसकी कॉस्ट है 34.50 और प्लस आपको एक एडिशनल इक्विपमेंट हायर करना पड़ेगा जिसका रैंक है 12 लाख। सो दिस टोटल कॉस्ट सो विल बी अवर 53,40,000। सेकंड है कि आप सभी के सभी यूनिट बाय कर सकते हैं, बाय ऑल बोटल्स और वी कैन से बॉक्सेज। तो फर्स्ट हमने लिया सभी यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, देन सो ऑल यूनिट्स वी बाय फ्रॉम आउटसाइड। इट मीन अब हम 1,20,000 यूनिट बाय करेंगे और उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी जैसे जो 40 रुपये 50 पैसा। सो टोटल कॉस्ट विल बी अवर 48,60,000। फिर एक इसमें हो सकती है थर्ड ऑप्शन, तो जैसे आप कुछ यूनिट्स मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और कुछ बाय भी कर सकते हैं। तो आप बाय कर लीजिए 1 लाख यूनिट्स, क्योंकि जो आउटसाइड के कॉन्ट्रैक्टर है वो 1 लाख यूनिट से कम का ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो 1 लाख आप बाय कीजिए और प्लस आप बैलेंस यूनिट्स को कर लीजिए मैन्युफैक्चर 20,000 यूनिट्स से। तो जब हम आपको 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे फिर आपको एडिशनल इक्विपमेंट हायर नहीं करना पड़ेगा। तो उसकी देखते हैं कितनी कॉस्ट है। 1 लाख जो आपने बाई किए हैं उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 40.50 और जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 20,000 इसकी कॉस्ट आ जाएगी आपकी 34.50। सो टोटल कॉस्ट सो दिस इज कमिंग टू बी 47,40,000। 47,40,000। You can see which option is best. So total cost 53, 48, 60, 47. So this is your best option. Next we have a fourth option. इसमें देखिए आपको मेंशन किया है रेफर टू डाटा इन ए थर्ड ऑप्शन अबव एंड एज्यूम दैट आउटसाइड सप्लायर विल एक्सेप्ट एन ऑर्डर फॉर एनी साइज फॉर द बॉटल्स एट ₹48 पर बॉक्स। अब आप आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर से एनी नंबर ऑफ बॉटल्स परचेज कर सकते हैं, बट अब उसका प्राइस हो गया 48 रुपये। तो आपको डिटरमिन करना है हाउ इट विल चेंज अवर आंसर। तो यूनिट्स आपके सेम है 1,20,000 एज इन सिक्वेशन नंबर 3। तो इसमें देखो कौन कौन सी ऑप्शन है। फर्स्ट है कि इफ़ यू मैन्युफैक्चर सो ऑल यूनिट्स देन व्हाट विल बी अवर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सो फॉर 1,20,000 units so our variable उसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका इफ़ यू मैन्युफैक्चर सो ऑल यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स हैं आपके 1,20,000। तो इसकी आपको वेरिएबल कॉस्ट आपको पड़ेगी दैट इज 34 रुपीज़ 50 पैसा। बट किसी मोर देन 1 लाख तो आपको एडिशनल इक्विपमेंट हायर करना पड़ेगा एज इन थर्ड सिचुएशन और उसका रैंक आपको पड़ेगा ₹12 लाख। तो लेके से व्हाट विल बी अवर टोटल कॉस्ट। तो दिस इज 53,40,000। सेकंड ऑप्शन है आपके पास यू कैन बाय सो ऑल यूनिट्स फ्रॉम आउटसाइड। So in this case our cost will be 48 rupees per unit. So 1,20,000 units into 48 तो मीन्स टोटल कॉस्ट आपकी बन जाएगी इसमें 57,60,000। बट आपने देखा जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी लेस है और बाइंग कॉस्ट हायर है। फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन है तो कुछ यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर कर लीजिए और कुछ यूनिट्स आप बाय कर लीजिए। अब हम बाय एनी नंबर ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं। तो इट मीन्स बेटर ऑप्शन है वी विल मैन्युफैक्चर प्लस बाय। तो इसमें हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं
1 लाख यूनिक्स, क्योंकि यदि आप 1 लाख से ज़्यादा करेंगे फिर आपको इक्विपमेंट हायर करना पड़ेगा, तो उसमें आपको कोई इक्विपमेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 34.5, 34,50,000। अब बैलेंस जो यूनिट्स हैं वो आप बाय कर लीजिए आउटसाइड से, विच इज 20,000 यूनिट्स, और इसकी कॉस्ट आपको दी है 48 रुपीज़। सो दिस इज 20,000 इंटू 48, 960। So this will be our total cost, which is your 44,10,000. Then you can see which option is better. तो इसमें देखो टोटल कॉस्ट है 53,40, 57, 60, 44 कैन. So this is our best option. Next we have fifth option, in which they are asking what qualitative factors should RSK consider in determining that they should make or buy the bottles. तो आपको डिस्कस करने हैं मेक और बाय डिसीजन में क्वालिटेटिव फैक्टर्स है। तो लेके सी, तो मेजर क्वालिटेटिव फैक्टर्स इन मेक और बाय डिसीजन विच आर टू बी कंसीडर आर क्वालिटी ऑफ गुड्स, जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो बाहर से परचेज करेंगे उसकी क्वालिटी आपकी सेम होनी चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें जो पैसा इन्वेस्ट होता है हमारा कैपिटल, उसमें रिटर्न कितनी मिल रही है आपको। स्किल्ड मैन पावर की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेबर की और प्रॉब्लम, स्ट्राइक, एब्सेंटीज़म एक्सेट्रा। इन्वेंट्री की कितनी कॉस्ट पड़ेगी जब आप उसको मैन्युफैक्चर करके स्टोर करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है हमारी फैक्ट्री में। रिस्क ऑफ पेटेंट, आपका जो डिज़ाइन है तो उसका पेटेंट है या नहीं। रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। These are the major factors which we should consider while taking decision make or buy. So next let us see question number 6, B part. So this question is based on standard costing. इसमें देखो मेंशन किया है आरबीसी कंपनी यूज 2 वेरिएंस एनालिसिस फॉर ओवरहेड वेरिएंसेज, practical capacity defined at 48 setups and 48,000 machine hours to manufacture 9,600 units for the year. तो आपको कैपेसिटी ये रखी है, सेटअप्स हैं, 2 एक्टिविटीज़ हैं, सेटअप एंड मशीन। सिलेक्टेड डेटा फॉर द ईयर 2021 की गिवन, बस्टेड फिक्स तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, सेटअप एंड अगर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इनकल्ड हैं आपके, ये एक्चुअल ओवरहेड्स हैं। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का रेट आपको दिया है पर सेटअप एंड पर मशीन आवर, इसमें जैसे बस्टेड रेट, एक्चुअल को ओवरहेड टोटल में दिए हैं आपको। टोटल स्टैंडर्ड मशीन आवर्स अलाउड फॉर द यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, मशीन आवर्स एक्चुअली वर्क एंड एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स। तो उसमें 2 एक्टिविटी है, सेटअप एंड मशीन। फर्स्ट ईयर आस्किंग कंप्यूट टोटल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड टोटल ओवरहेड फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। तो अपने फ्लेक्सिबल बजट के बेस पर वेरिएंस ही कैलकुलेट करनी है। फ्लेक्सिबल बजट में जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, बजट है आपका, उसको हम प्रपोर्शनेट कर देंगे एक्चुअल यूनिट्स के बेस पर। तो लेटेस्ट स्टार्ट, तो पहले इसमें इनके रेट्स कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड के, और कुछ मिसिंग क्या है तो वो हम चेक करते हैं। उसमें हम पहले शो कर रहे हैं बच्चे जबर एक्टिविटी देखिए कौन कौन सी है आपकी। एक तो फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड एक्टिविटी है आपकी, फिक्स्ड ओवरहेड्स। फर्स्ट एक्टिविटी जो सेटअप, सेकंड है आपकी अदर एक्टिविटीज़। अब उसके देखिए आपको बजट में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो फर्स्ट वी आर शोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन। उसमें आपको 2 चीज़ें मेंशन की हैं, एक तो ओवरहेड्स आपको दिए हैं रुपीज़ में, एक आपको जो कॉस्ट ड्राइवर है उसके यूनिट्स दिए हैं, यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। अब देखिए सेटअप के जो ओवरहेड्स हैं 96,000 हैं रुपीज़ में, और इसके जो नंबर ऑफ सेटअप्स हैं ये है 48 सेटअप्स। तो यूनिट्स हैं इसमें सेटअप्स 48 सेटअप्स। तो अगर एक्टिविटी के ओवरहेड्स हैं 3 लाख रुपीज़, और इसके आपको दिए हैं मशीन आवर्स, दीज आर 48,000 मशीन आवर्स, दीज आर मशीन आवर्स। तो ये आपको मेंशन किया है। सिमिलरली फॉर वेरिएबल ओवरहेड, उसमें भी आपको 2 एक्टिविटीज़ मेंशन की हैं, सेटअप एंड अदर। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बजट फॉर एक्चुअल, फिर एक आपको बनाना है बजट फॉर एक्चुअल।
उसमें हम देखेंगे यहाँ से एक तो स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा आपके पास, फिर आप कैलकुलेट कीजिए स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने लगेंगे एक्चुअल के लिए, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। फिर आ जाएंगे आपके ओवरहेड्स जो आपने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। इसी तरीके से फिर आप बना सकते हैं एक्चुअल डेटा। उसमें आपको दो इन्फॉर्मेशन दिए हैं, एक तो यूनिट्स आपको दिए हैं और एक डायरेक्ट आपको दिए हैं ओवरहेड्स रुपीज़ में। तो लेके से सेटअप का देखो रेट आपको मेंशन किया है। अब आपका स्टैंडर्ड रेट आ जाएंगे। फर्स्ट लेके से स्टैंडर्ड रेट 96,000 डिवाइडेड बाय 48। तो स्टैंडर्ड रेट आपका सेटअप का आ रहा है ₹2000, ये रुपीज़ में है आपका। एंड 3 लाख अपॉन 48,000, जिसे जो 6.25। और जो वेरिएबल ओवरहेड है उनका रेट हमें पहले से दिया है 900 एंड 7.5। सेटअप का है 900 एंड 7.5। ये इसके हैं, ये सेटअप के बेस पर है और ये मशीन आवर्स के बेस पर है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड जो कितने हैं आपके। देखो आपको ये भी दिए हैं स्टैंडर्ड मशीन आवर्स अलाउड फॉर द यूनिट्स मैन्युफैक्चर। जो अपने एक्चुअल यूनिट मैन्युफैक्चर किए हैं उसके स्टैंडर्ड आवर्स आपको दिए हैं। स्टैंडर्ड आवर्स हैं आपके पास 45,000। देखो आवर्स तो दिए हैं आपको, पर आपको अब इसके सेटअप नहीं दिए। तो स्टैंडर्ड सेटअप्स कितने हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस राइट बता रहे स्टैंडर्ड सेटअप्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल आउटपुट। तो आप यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। देखो बजटेड आवर्स थे 48,000 और उसके बेस पर आपके जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं एक्चुअल प्रोडक्शन के हैं 45 और इसके बजटेड सेटअप थे 48। उसके बेस पर आपके आ जाएंगे स्टैंडर्ड सेटअप्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 45। तो जिस विल बी सेटअप्स आ गए आपके 45। अब देखते हैं एक्चुअल यूनिट्स। अब इससे आपको कैलकुलेट कीजिए आपके ओवरहेड्स आ जाएंगे जो एब्जॉर्ब हो गए हैं, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। जिसे जो 90,000, जिसे जो 45,000 इंटू 6.25, 281, 250, जिसे 900 इंटू 45, 40,500, यानी कि 7.5 इंटू 45,000, 337। तो किसी कहा गया स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल। तो यदि आप टोटल करते हैं तो आपके पास टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे प्लस 40,500 प्लस 281, 250 प्लस 90,000, जिसे कमिंग 749, 250। ये आपके स्टैंडर्ड ओवरहेड्स आ गए। अब आप देखिए आपको एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं वो भी हमें दिए हैं। एक्चुअल सेटअप्स हैं आपके 42, एक्चुअल हैं आपके 42 और एक्चुअल आवर्स हैं आपके 52,500, जिसे आल्सो 42 एंड 52,500। अब इनका रेट नहीं दिया हमें, सीधा ओवरहेड्स का टोटल दे दिया आपको। आप देखिए एक्चुअल ओवरहेड्स आपके कितने हैं वो आपको बताए हैं, मेंशन किए हैं, जिसे 7,20,000 रुपीज़। इट मीन्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है ओवरहेड्स हैं आपके एक्चुअल में, जिसे 7,20,000। अब आपको जो कोई ईजीली वेरिएंस ही कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ओवरहेड का स्पेंडिंग वेरिएंस। टोटल में हमें कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग को हम कहते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो इसमें ये शो करता है रेट में डिफरेंस। फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट कितना है और माइनस एक्चुअल रेट कितना है, इनको एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, एक्चुअल इनपुट जो है आपका उसके यूनिट्स। तो इसमें जो इनपुट है वो है आपके सेटअप के लिए, आपके नंबर ऑफ सेटअप्स हैं एक्चुअल, ठीक है, और एक है और से। लेकिन मैं ब्रैकेट ओपन कर दूँ, ये बन जाते हैं स्टैंडर्ड रेट, इनको कर दो एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल इनपुट यूनिट्स माइनस एक्चुअल इनटू एक्चुअल, ये बन जाएंगे एक्चुअल ओवरहेड्स। अब एक्चुअल ओवरहेड्स का टोटल को दिया ही है 720।
तो ये हमें सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड कितने बन गए हैं आपके, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेकिन सी जिसे कि स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल इनपुट सीखनी है, इसमें आपके पास हैं, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हैं आपके फिक्स्ड ओवरहेड, सेटअप एंड अदर्स। फिर आपके पास है वेरिएबल ओवरहेड, सेटअप एंड अदर्स। तो अब देखिए स्टैंडर्ड रेट हमने सभी के कैलकुलेट किए हैं। जैसे कि सेटअप का जो रेट है स्टैंडर्ड 2000 और एक्चुअल इनपुट्स हैं सेटअप्स 42। स्टैंडर्ड रेट है आपका आवर्स में 6.25 और एक्चुअल आवर्स हैं आपके 52,500। वेरिएबल में सेटअप का रेट है आपका 900 और एक्चुअल है आपके 42 सेटअप, यानी कि 7.5 इंटू 52,500, इसका टोटल कर रहे हैं। दिस विल बी अवर स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल इनपुट्स माइनस कर देंगे एक्चुअल ओवरहेड, तो इसका आप टोटल करेंगे। सो दिस टोटल इज कमिंग 843,675 माइनस कर लीजिए एक्चुअल ओवरहेड से आपके 7,20,000। So this will be our total spending variance. So this amount is coming 123,675. This is coming favorable. आंसर है आपका रुपीज में। अब आपको सेकंड उन्होंने क्या पूछा है आपसे, ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी देखते हैं, तो टोटल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, तो इसका वैसे सिंपल फार्मूला होता है, एफिशिएंसी में डिफरेंस होता है आवर्स के बेस पर। तो हम लिखते हैं नॉर्मली स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं माइनस एक्चुअल आवर्स कितने हैं इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब हो गया स्टैंडर्ड इनपुट के जो यूनिट्स हैं आपके, तो इतने से स्टैंडर्ड इनपुट यूनिट्स इनटू कर लीजिए स्टैंडर्ड रेट से, माइनस कर लीजिए आप एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये आ गया आपके स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये आ गया स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल इनपुट के लिए। तो ये भी हमने कैलकुलेट किए थे, देखो अभी जो हमने टेबल ड्रॉ किया था उसमें इसका टोटल आ रहा है आपका 749,250 और ये हमने कैलकुलेट किए हैं स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल इनपुट्स, इसका टोटल है आपका 843,675। तो दिस इज कमिंग एडवर्स, ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा एडवर्स, जिसे ये ₹94,425, तो जिसे एडवर्स। तो थर्ड इन्होंने पूछा है आपसे टोटल ओवरहेड टू फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस। अब टोटल ओवरहेड का वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है, टोटल ओवरहेड फ्लेक्सिबल बजट। वेरिएंस इट मीन्स स्टैंडर्ड ओवरहेड्स आपके कितने हैं फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल कितने हैं आपके। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल ये हमने कैलकुलेट किए थे, तो एक जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं स्टैंडर्ड रेट विच इज़ 749, इसकी वैल्यू है 749,250 और एक्चुअल है आपके पास 7,20,000, तो जिसे कमिंग ₹29,250, जिसे अवर फेवरेबल। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि स्टैंडिंग वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड वेरिएंस, जिसे अवर कॉस्ट वेरिएंस इनडायरेक्टली। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट वी आर आस्किंग एज्यूम दैट द कंपनी यूजिंग ओनली मशीन अवर एज एक्टिविटी मेजर टू अप्लाई बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड। अब सिर्फ एक ही एक्टिविटी रह गई है मशीन अवर्स, और जो सेटअप की कॉस्ट हैं वो सारी की सारी वेरिएबल हैं आपकी। अब वट विल बी द वेरिएंस, दोबारा से फिर हम वेरिएंस सारे कैलकुलेट करेंगे। तो लेकर से अब इसका टेबल बनाते हैं। तो सेकंड पार्ट में अब आपकी जो सेटअप एक्टिविटी है वो ख़त्म हो गई है, सिर्फ एक अदर एक्टिविटी रह गई है जिसका जो कॉस्ट ड्राइवर वो है मशीन अवर, और जो सेटअप के ओवरहेड्स के आपके फिक्स्ड वो सारे वेरिएबल बन गए हैं। तो अब हम एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं पहले। तो लेकर से अब आपकी एक्टिविटी जो रह गई है
वो आपकी रह गई है अगर एक्टिविटी। दोनों केसेस में किसी के ऊपर अगर एक्टिविटी तो आप देखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड टू वेरिएबल। तो इनके देखते हैं बजट के ओवरहेड्स कितने हैं आपके, और इनके जो हैं यूनिट्स कितने हैं आपके। तो यूनिट्स तो अब आपके आवर्स ही आ जाएंगे बचते जो आवर्स। तो देखो फिक्स्ड ओवरहेड आपके रह गए अगर एक्टिविटीज़ है ओनली 3 lakhs। अब वेरिएबल ओवरहेड्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट आर टोटल बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स। तो दिस विल बी अवर, एक को आ जाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटी। अब देखिए आपके 96,000। फिर आपके पास आते हैं वेरिएबल ओवरहेड ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटी। इसका रेट आपको दिया था 900 और जो बचते के नंबर ऑफ सेटअप्स थे वो थे 48। देन वी हैव वेरिएबल ओवरहेड ऑफ अदर एक्टिविटी। इसका रेट आपको दिया था 7.5 और उसके आवर्स थे 48,000 आवर्स। सो दिस इज टोटल इज कमिंग, तो उनका टोटल कर लीजिए आप। सो दिस टोटल इज 499,200। अब ये बन गए आपके टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स। और दोनों के लिए जो ड्राइवर्स हैं वो आपके सेम है, तो अब हमने लेने हैं आवर्स। बचती जो आवर्स हैं आपके 48,000। अब कैलकुलेट करते हैं बजट फॉर एक्चुअल। उसमें देखिए पहले आपको चाहिए स्टैंडर्ड रेट, वो तो यहीं से आ जाएगा आपका 6.25 एंड गेस अपॉन गेस। सो गेस रेट इज कमिंग 10.40 और जो टोटल रेट आ रहा है स्टैंडर्ड आपका 16.65। तो नेक्स्ट हमें चाहिए अब व्हाट आर स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट के, जो आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 45,000। इससे आपके आ जाएंगे स्टैंडर्ड ओवरहेड्स जो आपने एब्जॉर्ब किए हैं फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। तो जिसमें भी 45,000 आवर्स हैं आपके, इनको कर लीजिए 16.65, सो टोटली 749। फिर आपके पास डाटा है एक्चुअल। तो एक्चुअल में सिंपल है, एक्चुअल आवर्स हैं आपके 52,500 और एक्चुअल ओवरहेड्स हैं आपके पास 720। इसी के एक्चुअल ओवरहेड। तो अब आप सभी वेरिएंस ही कैलकुलेट कर सकते हैं वन बाय वन। तो अब ये केस क्वाइट सिंपल हो गया है। अब इसमें स्टैंडर्ड रेट आ गया है, स्टैंडर्ड आवर्स आ गए हैं, एक्चुअल आवर्स हैं, एक्चुअल रेट्स। तो लेट अस सी नंबर 1 आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज स्टैंडर्ड वेरिएंस, जिसे टोटल ओवरहेड। फार्मूला है आपका स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ये बन जाएगा स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है आपका 16.65, एक्चुअल आवर्स हैं आपके 52,500। एक्चुअल इंटू एक्चुअल ये बन जाएंगे एक्चुअल ओवरहेड 720। तो किसी ओवर स्टैंडर्ड वेरिएंस। तो दिस टोटल इज कमिंग 874, 125 माइनस 720। सो दिस बनेगी 154, 125 इज फेवरेबल। अमाउंट आपका चल रहा है रुपीज़ में। देन वी हैव एफिशिएंसी वेरिएंस। दिस इज आल्सो टोटल ओवरहेड। इसमें फार्मूला है आपका स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब ये सिंपल हो गया है। स्टैंडर्ड आवर्स हैं आपके 45,000 माइनस 52,500, स्टैंडर्ड रेट इज 16.65। तो किसी कमिंग एडवर्स से, तो किसी को 124,875 एडवर्स। फिर उन्हें पूछे टोटल ओवरहेड का वेरिएंस, वो है आपके स्टैंडर्ड ओवरहेड गेस माइनस गेस। तो ये आपका आ जाएगा टोटल
ओवरहेड जिसको हम कहते हैं कॉस्ट वेरिएंस। गेट स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 749 250 माइनस एक्चुअल ओवरहेड 720। टोटल देखेंगे आपका सेम है 29 250, इसी फेवरेबल। तो दोनों मेथड से जो हमारा डिफरेंस था कॉस्ट वेरिएंस वो सेम रहेगा, बट अब ये चेंज हो गया आपके स्पेंडिंग और एफिशिएंसी वेरिएंस। तो दिस वाज गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट उन्होंने थर्ड पॉइंट पूछा है फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने हैं वाइल इन्वेस्टिगेटिंग वेरिएंस। So let us see what are major factors. Next we have a third part of this question. They are asking what are the factors to be considered for investigating the variance. तो आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको मेंशन करना है फैक्टर्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग वेरिएंस। तो जब हम वेरिएंसी को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उनका क्या रीजन है, तो कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने चाहिए। तो मेजर जो फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 है ये साइज ऑफ वेरिएंस, कितना है, किस टाइप का वेरिएंस है, टाइप ऑफ वेरिएंस, लाइक एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, एफिशिएंसी वेरिएंस है। देन वी हैव व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसकी जो कॉस्ट है आपकी वो लेस होनी चाहिए बेनिफिट जो आपको मिलेगा इन्वेस्टिगेशन से, बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो ओनली देन इन्वेस्टिगेशन इज बेनिफिशियल। देन वी हैव टू से व्हाट इज योर पैटर्न इन वेरिएंस। जैसे पिछले 3-4 सालों को कंपेरिजन कर सकते हैं किस टाइप का वेरिएंस आपका पैटर्न में चल रहा है, राइज या फॉल हो रहा है। देन वी हैव बजटरी प्रोसेस। ये सारे फैक्टर्स आपको मेंशन कर सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, और 2 मार्क्स है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है SCMP का जुलाई 2021। तो सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।